बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो है हमारे जो है FR2 का लेवल है। अब इसमें इतना डिटेल में नहीं है, हेजिंग नहीं है, इम्पेयरमेंट नहीं है, वो इंशाल्लाह जो है CA फाइनल्स में देखेंगे। बट इसका जो मेन जो है बेसिक एरिया है वो यहाँ है क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, आपकी फाइनेंशियल एसेट्स की, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की। तो क्लासिफिकेशन से पहले दो चीज़ें मैं आप लोगों से अर्ज कर दूँ। देखें, एक होता है बिजनेस मॉडल और एक होता है कैश फ्लोज का नेचर। बिजनेस मॉडल आपके जो हैं वो तीन है। किसी भी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, याद रखें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है ना दो तरीक़ों से हो सकती है। या तो आप डेट की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे या इक्विटी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट दो तरीक़ों से हो सकती है या तो आप डेट की फॉर्म में करेंगे, किसी को उधार दे रहे हैं, या एज अ शेयर होल्डर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तीन बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं। नंबर 1 होल्ड टू कलेक्ट, नंबर 2 होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, नंबर 3 होल्ड टू सेल। आप इन्वेस्टमेंट इस नियत से करते हो कि आप जो है टिल मैच्योरिटी उसके ऊपर जो है प्रिंसिपल आप रिडीम करवाओगे और आप जो है उसके ऊपर डिविडेंड या इंटरेस्ट खाते रहोगे। होल्ड टू कलेक्ट, द एम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज टू कलेक्ट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट और डिविडेंड दियर ऑन। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, आप इस नियत से इन्वेस्टमेंट करते हो कि आप जो है डिविडेंड खाओगे, इंटरेस्ट खाओगे और जहां आपको मौका मिला आप कैपिटल गेन कमा के एग्जिट आउट कर जाओगे। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। होल्ड टू सेल, आप इस नियत से इन्वेस्टमेंट करते हो कि आप कैपिटल गेन कमाओगे, आप बेचने की नियत से जो है, जैसे आज सुबह आपने खरीदा इस नियत से कि भाई आप उसके ऊपर गेन कमाओगे, सही है, और बेच के जहां मार्केट अच्छी हुई आप बेच के निकल जाओगे। होल्ड टू सेल ट्रेडिंग पर्पस होता है। सिमिलरली जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो है क्या कहते हैं इन्वॉल्व होते हो तो उसके कैश फ्लोज का एक नेचर होता है। एक कहलाता है SPPI और एक कहलाता है नॉन SPPI। SPPI क्या होता है? SPPI में जो इंस्ट्रूमेंट का कैश फ्लोज होते हैं दे आर नॉट लिंक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक नहीं होते हैं। वो जो कैश फ्लोज हैं, वो जो कैश फ्लो का नेचर है, सही है, उसमें जो है लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट की, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, बुरा परफॉर्म करे, आपको 10% ही मिलना है। तो ये जो कैश फ्लोज का नेचर है ये SPPI है, नॉट लिंक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, सही है। नॉन SPPI के अंदर जो है क्या कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट या इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज होते हैं वो लिंक्ड होते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस से। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको ज़्यादा मिलेगा इंटरेस्ट या डिविडेंड, कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो आपको कम मिलेगा। सो ये दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है बिजनेस मॉडल और कैश फ्लोज का। इसी की बेसिस पर क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इन दो चीज़ों का आपने ख्याल रखते हुए याद रखें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट इन्वेस्टमेंट की। याद रखें डेट इन्वेस्टमेंट क्या अमोर्टाइज कॉस्ट पे, पहले इसको देखेंगे फिर हम आगे बात करेंगे। क्या डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई हो सकते हैं? आंसर इज यस। अगर तो आपका बिजनेस मॉडल जो है होल्ड टू कलेक्ट है और कैश फ्लोज जो हैं वो SPPI हैं। अगर तो ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं तो आप अपने डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई कर सकते हैं। आप अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को क्या फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे क्लासिफाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर तो आपका बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट है और सेल है और जो कैश फ्लोज हैं बिजनेस के वो SPPI हैं। क्या आप अपने बिजनेस मॉडल को जो है क्या आप अपने डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे कर सकते हो? द आंसर इज यस। कब कर सकते हो? आसान सी चीज़ याद रख लो, जब आपकी इन्वेस्टमेंट डेट इन्वेस्टमेंट ना अमोर्टाइज कॉस्ट पे आती हो ना फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे आती हो तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ जो है क्लासिफाई करना है? फेयर वैल्यू थ्रू P&L में। सो पूरा जो गेम है डेट इन्वेस्टमेंट का वो बिजनेस मॉडल और आपके कैश फ्लोज के नेचर पर है। अच्छा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को इसको देख लेते हैं। आप कब जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे करेंगे? याद रखें इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं कर सकते, हराम।
याद रखें इक्विटी इन्वेस्टमेंट को बाय डिफॉल्ट आपने रखना है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। बाय डिफॉल्ट कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आएगी। आप चाहो तो आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में रख सकते हो, प्रोवाइडेड कि ये 4 बातों का आप ख्याल रखो। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट कब आ सकती है, जब ये 4 बातें हों। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट कब आ सकती है, जब ये 4 बातें हों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, आपने डे 1 पे डिसाइड करना है। इनिशियल डेजिग्नेशन, इरिवोकेबल, एक दफा डिसाइड कर लिया तो ये जेल कैटेगरी है, दोबारा जो है आप इससे रिवर्ट नहीं कर सकते। नंबर 4, जितने भी गेन्स या लॉसेस हैं शेल पार्क्ड इन ओसीआई, जितने भी गेन्स या लॉसेस हैं वो ओसीआई में चार्ज होंगे एक्सेप्ट फॉर डिविडेंड इनकम। सही है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपकी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर होगी। सही है, आप चाहो तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई पे कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, डे 1 पे आपने डिसाइड किया हो, इरिवोकेबल हो, और जितने भी गेन्स या लॉसेज हैं सिवाय डिविडेंड इनकम के वो ओसीआई में चार्ज होंगे, वो कभी भी पीएनएल पर चार्ज नहीं होंगे। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को आप किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को जो है याद रखें आप बाय डिफ़ॉल्ट अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई करते हैं। आप फेयर वैल्यू पर रख सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपने उसे ट्रेडिंग के लिए लिया हो या मिस मैचिंग को जो है वो एलिमिनेट करने के लिए लिया हो। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट के हवाले से। इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप किस वैल्यू पर मेजर करेंगे। याद रखें इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डे 1 पे इनिशियली जो आप मेजर करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट को वो हमेशा फेयर वैल्यू पर करेंगे। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करना है। याद रखो कोई भी क्लासिफिकेशन हो, आसान सा रूल बता रहा हूँ, अगर तो तुम्हारा कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, डेट हो या इक्विटी हो, अगर तो तुम्हारी क्लासिफिकेशन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या ओसीआई है ना तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। और अगर तो तुम्हारी क्लासिफिकेशन पीएनएल है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। सही है। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आप इनिशियली जो है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करोगे, सब्सिक्वेंटली आप फेयर वैल्यू पर मेजर करेंगे। सही है। विद द चेंज डिविडेंड पीएनएल में जाएगा, फेयर वैल्यू का चेंज ओसीआई में जाएगा। अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे, फेयर वैल्यू पर रखेंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू में जाएगी, डिविडेंड भी पीएनएल में जाएगा, हलगर्स जितना भी गेन या लॉस है वो सब का सब पीएनएल में जाएगा। अच्छा जी, डेट इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। डेट इन्वेस्टमेंट अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पर है, याद रखो डे 1 पे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी क्लासिफिकेशन हो, इनिशियली फेयर वैल्यू पर मेजर होगी। और अगर तो अमोर्टाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की क्लासिफिकेशन है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। तुम ये देख सकते हो, देख लो, अमोर्टाइज कॉस्ट में इनिशियली फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ओसीआई में भी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और पीएनएल में सिर्फ फेयर वैल्यू पर। सब्सिक्वेंटली अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे और कोई भी चेंजेस होंगी इंटरेस्ट वगैरह की तो वो पीएनएल में चार्ज होंगी। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में जो भी आपका जो है क्या कहते हैं, आप जो है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे डे 1 पे रखोगे, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पर रखेंगे। सही है। और जो है जो भी चेंज होगा इंटरेस्ट का चेंज पीएनएल में जाएगा और फेयर वैल्यू का चेंज ओसीआई में जाएगा। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आप फेयर वैल्यू पर रखेंगे और जो भी चेंज होगा इंटरेस्ट का या फेयर वैल्यू का वो पीएनएल में जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, अच्छा एक चीज़ याद रखना, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जब हम बोलते हैं कैपिटलाइज होती है तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस होगी, प्लस नहीं होगी। एसेट्स के केस में प्लस होती है, लायबिलिटी के केस में माइनस होती है। ठीक है। इसकी लॉजिक क्या है वो डिटेल में मैं IFRS 9 के मैंने लेक्चर्स दिए हुए भी हैं। सही है, तो वो देख लेना, उसमें डिटेल में लॉजिक भी बताई हुई है। अमोर्टाइज कॉस्ट पे अगर आप क्लासिफाई करते हो तो फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करोगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे करोगे और जो भी चेंजेस होंगी वो पीएनएल में जाएंगी और चेंजेस ऑब्वियसली इंटरेस्ट से रिलेट कर रही होंगी। अगर आप फेयर वैल्यू पर रखते हो तो इनिशियली जो है फेयर वैल्यू पर रखोगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू पर रखोगे। अब आपको पता है कि जब आप फेयर वैल्यू पर रखते हो तो फेयर वैल्यू का चेंज 2 वजूहात की बिना पर होता है फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में। या तो आपका बेस रेट चेंज हो रहा होगा या फिर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग चेंज हो रही होगी।
सो याद रखो, अगर तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की वजह से कोई भी चेंज आ रहा है तो वो OCI में चार्ज होगा, और अगर बेस रेट काइबोर में चेंज की वजह से अगर कोई आ रहा है तो वो P&L में चार्ज होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है IFRS 9 पे। IFRS 9 को अच्छे से देख लेना। इसके लेक्चर जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में जो है वो शेयर किए हुए भी हैं। अगर किसी को डिटेल में इलस्ट्रेशन वगैरह चाहिए सो ही और शी कैन हैव अ लुक एट दैट। अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ मुझसे आप लोग पूछ सकते हो।